हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई मराठी वेब सीरीज रान बाजार। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज काफी बड़ी है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सीरीज स्टार्ट होती है मुंबई से, जहाँ पर माधव दिवेकर नाम का एक आदमी एक पुरानी चाल में रहता है। एक्चुअली उन्हें सब लोग अप्पा कह के बुलाते हैं और वो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे। अभी उनकी उम्र हो गई है और उनकी हेल्थ काफी खराब रहती है, लेकिन अप्पा के पास ट्रीटमेंट के लिए या अपने घर खर्च निकालने के लिए पैसे भी नहीं है। ऊपर से उन्हें शराब की बहुत बुरी आदत है। इसलिए अप्पा दो यंग जर्नलिस्ट को बुलाते हैं और उन्हें कुछ सीक्रेट खबर देने की बात करते हैं, जिसके बदले अप्पा उनसे 32,000 रुपीज लेते हैं। जिसके बाद अप्पा उन्हें एक सनसनी स्टोरी सुनाने लगते हैं। अपने जमाने में अप्पा एक नीडर और ईमानदार जर्नलिस्ट थे, जो किसी भी बात को छुपाकर नहीं रखते थे। सारा सच दुनिया के सामने रखने की हिम्मत करते थे। तब भी महाराष्ट्र के सीएम सतीश नायक थे और वो सबकी रिस्पेक्ट करते थे। साथ ही जनता के लिए कुछ अच्छा काम भी कर रहे थे। तो वही अपक्ष नेता सयाजी पाटिल भी इलेक्शन की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार वो ही सीएम बनेंगे। वो अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए मुंबई आए थे और मुंबई के एक 5 स्टार होटल में रुके थे। वो वहां पर 2 दिन तक रुकने वाले थे। जिसके बाद हम देखते हैं दो लेडीज रेडी हो रही थी। एक का नाम था रत्ना, जो एक प्रोस्टिट्यूट थी और वो एक चॉल में रहती थी। तो वही दूसरी का नाम था आयशा, जो एक हाई क्लास एक्सपर्ट है। तभी हम देखते हैं कि मुंबई के जॉइंट कमिश्नर राव साहब को एक कॉल आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि महाराष्ट्र के एक फेमस पॉलिटिशियन को हनी ट्रैप के जरिए फंसाया जाने वाला है। खबर देने वाला रॉयल होटल का जिक्र करता है और राव साहब समझ जाते हैं कि सयाजी पाटिल भी रॉयल होटल में ही रुके हैं। जिसके बाद वो तुरंत सयाजी पाटिल के सेक्रेटरी को कॉल करते हैं, लेकिन सेक्रेटरी बताता है कि उन्हें आज छुट्टी दी गई है। फिर राव साहब एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करते हैं और सयाजी पाटिल के पास जाने के लिए कहते हैं और खुद भी रॉयल होटल के लिए निकलते हैं। वो होटल को कांटेक्ट करते हैं और सयाजी पाटिल से कनेक्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन सयाजी पाटिल वीआईपी रूम में रुके थे और उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, इसलिए होटल वाले अलाउ नहीं करते। वो पुलिस ऑफिसर्स रॉयल होटल पहुंच जाते हैं और राव साहब के रूम के पास ही उन्हें आयशा मिलती है और वो आयशा को वही लड़की समझकर पकड़ लेते हैं। वो राव साहब के रूम चेक नहीं करते क्योंकि वहां पर डू नॉट डिस्टर्ब लिखा था। वो आयशा को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं रत्ना एक क्लाइंट के साथ लॉज में जाती है। जैसे ही क्लाइंट का ध्यान हटता है, वो उसी क्लाइंट के मोबाइल से पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करती है। जिसके बाद पुलिस उस लॉज में रेड मारती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। रत्ना उन्हें बता रही थी कि उसने खुद ही कॉल किया था, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। उसी जेल में आयशा भी थी। यहाँ पर आयशा और रत्ना की मुलाकात होती है। रत्ना कंटिन्यूअसली आयशा के साथ बात कर रही थी, लेकिन आयशा कुछ भी उसे बता नहीं रही थी। आयशा पुलिस वालों को बताती है कि वो 2004 रूम में रुकी है, तो वही सयाजी पाटिल 2002 रूम में थे। आयशा बताती है कि उसकी पर्स भी उसी के रूम में है। जिसके बाद पुलिस वहां पर जाती है तो उन्हें आयशा की पर्स 2004 में ही मिलती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि उन्होंने गलत लड़की को पकड़ा है। तभी पुलिस स्टेशन में अप्पा आते हैं और रत्ना अप्पा को बताने लगती है कि फिर से पुलिस वालों ने उसे पकड़ा है, जबकि उसने खुद कॉल करके बुलाया था। अप्पा एक सोशल वर्कर भी थे और प्रोस्टिट्यूट की राइट के लिए भी वो लड़ते थे, जिसकी वजह से उनके साथ भी उनकी अच्छी पहचान थी। रत्ना अप्पा से कहती है कि उन्हें यहाँ से छुड़ाए। जिसके बाद अप्पा पुलिस वालों को उन्हें छुड़ाने के लिए कहते हैं। तभी आयशा भी अप्पा को उसे छुड़ाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर राव साहब आते हैं और वो गुस्सा थे कि पुलिस वालों ने दूसरी लड़की को पकड़ा है, लेकिन वो अप्पा साहब के सामने ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते और अप्पा साहब उन्हें लॉ समझाने लगते हैं कि रात को किस तरह उन्होंने लड़कियों को पकड़ा है। राव इस बात से गुस्सा हो जाते हैं और पुलिस वालों को उन लड़कियों को छोड़ देने के लिए कहते हैं। जेल से बाहर आने के बाद भी रत्ना फिर से आयशा के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आयशा बात ही नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद रत्ना उसे बियर ऑफर करती है तो आयशा उसे पी जाती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट करते हैं। नशे में ही आयशा रत्ना को अपने फ्लैट पर ले जाती है, जहां पर वो पार्टी करने लगते हैं। राव जब सयाजी पाटिल के रूम में पहुंचते हैं
तो देखते हैं कि वो उनकी डेथ हो चुकी थी और उनके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं थे। राव उन्हें ब्लैंकेट से ढक देते हैं और सभी को इन्फॉर्म करने लगते हैं, लेकिन राव को ये डर था कि कहीं किसी ने उनका वीडियो तो नहीं बनाया होगा, इसलिए वो हर जगह कैमरे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन ना ही उन्हें कैमरा मिलता है और ना ही वो लड़की जो सयाजी पाटिल के साथ थी। वो सीसीटीवी चेक करते हैं, लेकिन वीआईपी रूम के पास सीसीटीवी नहीं थे ताकि उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। जिसके बाद राव साहब सीएम सतीश नाइक को कॉल करते हैं और उन्हें सयाजी पाटिल के बारे में बताते हैं। ये सुनकर सीएम राव से कहते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो किसी को बिना बताए कीजिए और सब कुछ पता लगाइए और वो वीडियो जल्द से जल्द ढूंढिए, क्योंकि अगर वो वीडियो पब्लिक ने देख लिया तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। राव सीएम को बताते हैं कि शायद सयाजी पाटिल ने वाइग्रा का डोज ज्यादा ले लिया था, जिनकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया होगा और उनकी डेथ हो गई। सीएम कहते हैं कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो सयाजी पाटिल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जिसके बाद उनके घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। वहां पर उनकी वाइफ और उनकी बेटी प्रेरणा पाटिल आए थे, जो बहुत रोने लगते हैं। साथ ही सीएम भी उन्हें मिलने के लिए आते हैं। वो प्रेरणा से कहते हैं कि अब तुम्हें ही सबका ध्यान रखना है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या तुम्हारा घर। तो वही प्रेरणा के चाचा चाहते थे कि अब सब कुछ वो संभालेंगे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मीडिया को बता देते हैं कि सयाजी पाटिल जब हॉस्पिटल में आए तब उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। थोड़ी देर बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। ऐसा ही कहने के लिए उन्हें राव ने कहा था। जिसके बाद प्रेरणा भी मीडिया के सामने आती है और उन्हें बताती है कि भले ही उसके पापा चले गए हो, लेकिन उनका जो सपना था उसे वो पूरा करेगी, सब कुछ अब वो संभालेगी। प्रेरणा के चाचा बीच बीच में आ रहे थे, तो प्रेरणा उन्हें साइड में ले जाती है और उन्हें धमकाती है एंड बहुत गंदी गंदी गालियां भी देती है। जिसके बाद उसके चाचा चुप हो जाते हैं। प्रेरणा अपने पिता के सारे रिचुअल्स खुद ही परफॉर्म करती है। उनकी अंतिम क्रिया भी वही खुद करती है। अपने बाल तक कटवा लेती है, जिससे उसे और ज्यादा सपोर्ट मिलने लगता है। तो वही पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तब सारे सीसीटीवी देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि सयाजी के पास जो लड़की आई थी वो और कोई नहीं बल्कि आयशा ही थी। वो आयशा को कांटेक्ट करते हैं, तो कल रात आयशा अपना मोबाइल पुलिस स्टेशन में ही भूल गई थी, लेकिन उसका एक डॉक्यूमेंट था जिस पर उसका एड्रेस लिखा था। पुलिस उस एड्रेस पर पहुंचती है तो वहां पर उन्हें कोई और ही आयशा मिलती है। एक्चुअली सारे डॉक्यूमेंट्स फेक थे। पुलिस समझ जाती है कि ये मामला इतने जल्दी नहीं सुलझने वाला। तो वही आयशा रत्ना के साथ उसके घर पर थी। वो टीवी में न्यूज़ देखती है कि सयाजी पाटिल की डेथ हो चुकी है, जिससे वो डर जाती है और रत्ना को बताती है कि पुलिस इस मामले में उसे जरूर फंसाएगी। उसने कुछ नहीं किया, फिर भी उसका नाम इन्वॉल्व किया जाएगा। वो रत्ना से रिक्वेस्ट करती है कि उसे कहीं पर छुपा दे, जिसके बदले वो उसे बहुत पैसे देगी। रत्ना भी आयशा का घर देखकर बहुत खुश हुई थी। इतना लग्जरियस फ्लैट उसने पहली बार देखा था, इसलिए वो आयशा को पैसे के चक्कर में मदद करना चाहती थी। वो आयशा को बुर्का पहना कर उसी प्रोस्टिट्यूट एरिया में लेकर आती है और एक रूम में बंद कर देती है। आयशा को कहती है कि वो उससे मिलने आया करेगी। आयशा भी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कॉल लग नहीं रहा था। रत्ना आयशा से पैसे मांगती है और आयशा उसके पास जो 10,000 रुपए थे वो उसे दे देती है। एक्चुअली रत्ना की जो डीलर थी उसे आयशा के बारे में पता चल गया था। रत्ना उसे कुछ पैसे देकर चुप करवा देती है और डीलर को कहती है कि आयशा के पास से वो लोग लाखों रुपए लूटेंगे, जिसके बाद वो आयशा को छोड़ देंगे। डीलर भी पैसों की लालच में मान जाती है। राव साहब सीएम से मिलने जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन खुफिया थी और उन्हें काफी संभल के काम करना था। तो वो कहते हैं कि वो मोकाशी को ये काम सौंपना चाहते हैं। एक्चुअली मोकाशी अभी सस्पेंडेड था। पहले तो सीएम नहीं मान रहे थे, लेकिन राव साहब की रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं। जिसके बाद राव साहब मोकाशी से मिलने जाते हैं, जो एक आश्रम में रह रहा था और लोगों की सेवा कर रहा था। वो मोकाशी से रिक्वेस्ट करते हैं इस काम के लिए। मोकाशी मना करता है, लेकिन वो उससे कहते हैं कि गुरु दक्षिणा के नाम पर ये काम उनका वो कर दे। जिसके बाद मोकाशी काम करने के लिए रेडी हो जाता है।
मोकाशी का नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उसे सबूत मिलने लगते हैं। उसे पता चलता है कि आयशा को वहाँ पर भेजने वाला उसका एक कास्टिंग डायरेक्टर फारूक था। वो फारूक के बारे में छानबीन शुरू करता है। आयशा भी फारूक को कॉल करने की लगातार कोशिश कर रही थी। उसका कॉल लग जाता है और वो फारूक को सब कुछ बता देती है। फारूक उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो बहुत से पैसे लेकर उसके पास आएगा और फिर वो दोनों कहीं भागकर चले जाएंगे। आयशा भी इस उम्मीद में जी रही थी कि फारूक उसे लेने आ जाएगा। तो वही मोकाशी फारूक को पकड़ने के लिए एक क्लाइंट बनकर कॉल करता है और फारूक से आयशा की डिमांड करता है, जिससे फारूक को डाउट हो जाता है और वो अपना सिम कार्ड चेंज करके भाग जाता है। 2 दिन बाद पुलिस को फारूक की समुद्र में से लाश मिलती है। ऐसा लगता था कि उसने सुसाइड कर लिया है। तो वही प्रेरणा अपनी पार्टी का प्रमोशन करने में लग जाती है। हर जगह पर स्पीचेस देने लगती है और लोगों का उसे अच्छा सपोर्ट मिलने लगा था। लेकिन प्रेरणा के पार्टी के जो गुरुजी थे, जिनकी सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि प्रेरणा पार्टी को लीड करे, क्योंकि प्रेरणा किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं देती थी, बस अपनी मर्जी का काम किया करती थी। एक्चुअली प्रेरणा का पति उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। एक्चुअली पहले प्रेरणा किसी और को पसंद किया करती थी, लेकिन उसके पापा उसे बताते हैं कि उन्हें एक ही बेटी है और अगर उसने कहीं और शादी की तो वो इस पॉलिटिकल पार्टी में नहीं आ पाएगी और वो चाहते हैं अपनी बेटी को सीएम बनते हुए देखना। इसलिए प्रेरणा उनके पसंद के लड़के से शादी कर लेती है। तो वही हम देखते हैं कि सीएम सतीश नाइक के पार्टी में जो एक और मेंबर है, यूसुफ जी पटेल, उसका अफेयर चल रहा है निशा जे से, जो बिजनेसमैन आनंद जे की वाइफ है। आनंद को इसके बारे में पता है, लेकिन वो जानकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। यहाँ तक कि यूसुफ निशा को इस बार पार्टी का टिकट भी देने वाला था। तो वही आयशा फारूक को कंटिन्यूसली कॉल कर रही थी, लेकिन वो कॉल उठा नहीं रहा था। आयशा को वहाँ पर बासी खाना खाना पड़ रहा था और उस रूम में रुक रुक कर वो बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी। उसे यहाँ से बाहर निकलना था। वो एक लड़के को रिक्वेस्ट करती है कि उसे यहाँ से बाहर निकाले, लेकिन वो नहीं मानता। तो आयशा उसके सर में कुछ मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और आयशा वहाँ से भाग जाती है। लेकिन बाद में वो पकड़ी भी जाती है। तो अक्का उसे बहुत डांटती है और बताती है कि वो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है। वो लोग उसे यहाँ से ऐसे ही नहीं भागने देंगे। आयशा को जब पता चलता है कि रत्ना ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है, तो वो उसे बहुत बुरा लगता है। वो रत्ना से कहती है कि उसने रत्ना को बहन समझा था। ये सुनकर रत्ना उसे बताती है कि उसने अक्का को पैसों का बहाना इसलिए दिया था ताकि वो आयशा को यहाँ पर रहने दे, वरना अक्का कभी भी नहीं मानती। रत्ना उसे अपने बारे में बताने लगती है। रत्ना एक छोटे से गांव में रहा करती थी। वो जब 10 साल की थी तो उसके पापा उसे मुंबई लेकर आए और अक्का के पास छोड़ दिया और रत्ना से कहा कि यही उसका घर है। रत्ना को लगा था कि वो किसी अच्छे प्लेस पर आई है, लेकिन बाद में उसे दुल्हन की तरह सजाया गया और उसके बाद कस्टमर पर कस्टमर आते रह गए। ऐसे ही बहुत से दिन बीत गए और रत्ना को पीरियड्स में भी ये सारा काम करना पड़ता था। एक दिन उसने देखा कि उसका कस्टमर और कोई नहीं बल्कि उसका बाप था। ये देखकर रत्ना का उस दिन से दुनिया पर से भरोसा ही उठ गया। लेकिन रत्ना आयशा से कहती है कि आयशा जब उस दिन उसे घर लेकर गई तो उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार रत्ना को कोई अपने घर लेकर गया था। आयशा का घर रत्ना को बहुत पसंद आया। उसका घर उसे एक महल की तरह लग रहा था। इसलिए रत्ना ने सोचा कि वो आयशा की मदद करेगी, इसलिए वो उसे यहाँ लेकर आई। अगर आयशा रत्ना को बता देती कि उसे यहाँ से बाहर जाना है, तो वो किसी तरह मैनेज करके उसे यहाँ से बाहर भेज देती। वो आयशा को भरोसा दिलाती है कि वो उसकी मदद करके रहेगी। तो वही मोकाशी फारूक के घर उसकी अम्मी से मिलने जाता है। उन्हें बताता है कि वो फारूक का दोस्त है और उन्हें कुछ पैसे भी दे देता है। बातों बातों में फारूक की अम्मी बता देती है कि दत्ता नाम का एक आदमी है जो हमेशा फारूक के साथ रहता था। जिसके बाद मोकाशी दत्ता के पास जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। दत्ता उन्हें फारूक के ऑफिस में लेकर जाता है। मोकाशी वहाँ छानबीन करता है तो वहाँ पर लड़कियों के काफी सारे ऑडिशन टिप्स उसे मिलते हैं। वहीं पर उसे एक मंदिर दिखाई देता है।
फारूक के ऑफिस में मंदिर क्या कर रहा है, ये मोकाशी को थोड़ा अजीब लगता है। मंदिर चेक करने पर उसे वहाँ पर बहुत सारे सीडीज और डीवीडीज मिलते हैं। उनको चेक करने पर मोकाशी को उसमें सेक्स वीडियोस मिलती हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स की। एक्चुअली ये एक रैकेट था जो इस तरह से बड़े लोगों को फंसाता और उनसे पैसे लूटता था और कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता था। मोकाशी इस सब के बारे में राव साहब को बताता है। इसमें एक ऑफिसर का वीडियो था जिसे इस सब के बारे में पता चलने पर उसने सुसाइड कर लिया था। अब इन्हें पता चल गया था कि उसने सुसाइड क्यों किया, लेकिन उसमें सयाजी पाटिल का वीडियो नहीं था। तो राव साहब मोकाशी से कहते हैं कि फारूक का बॉस कौन है ये पता लगाए और उसके लिए आयशा का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए वो आयशा को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कहते हैं। रत्ना अप्पा को बुलाती है और आयशा के बारे में सब कुछ बताती है। अप्पा आयशा को तसल्ली दिलाते हैं और उसे बताते हैं कि वो उसे ज़रूर बचाएंगे, वो ज़्यादा चिंता ना करे। लेकिन अक्का आयशा को बेचने वाली थी, लेकिन अप्पा कहते हैं कि वो अक्का से बात करेंगे। अगले दिन अक्का का बर्थडे था, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि तभी वहाँ पर मोकाशी आता है। एक्चुअली मोकाशी को पता चल गया था कि आयशा वहाँ पर है। वो आयशा को बंदूक दिखाकर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक रिटायर कमिश्नर देशमाने आता है। देशमाने को प्रेरणा के पति ने कहा था आयशा को ढूंढने के लिए, लेकिन मोकाशी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और उसके सामने आयशा को लेकर जाता है। आयशा मोकाशी को बताती है कि वो उस दिन रॉयल होटल में 2004 रूम में ही रुकी थी, वहाँ पर कोई भी नहीं आया, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आ गई और आयशा को पकड़ कर ले गई। उसने कुछ भी नहीं किया था। मोकाशी उसकी बातों पर पहले तो ट्रस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में जब आयशा सुसाइड करने का ट्राई करती है, मोकाशी को उस पर ट्रस्ट होता है। यहाँ पर हमें मोकाशी की स्टोरी पता चलती है कि उसकी वाइफ और बेटी की एक बॉम्ब ब्लास्ट में डेथ हो गई थी। मोकाशी ने उस बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल एक आदमी को पकड़ा था। उस आदमी ने जब एक पुलिस वाले को प्लेट फेंक कर मारी तो मोकाशी गुस्से से उसके पास जाता है और उसके सर में बॉटल मार देता है, जिसके बाद उस आदमी की मौत हो गई थी। इसी की वजह से मोकाशी को सस्पेंड किया गया था। मोकाशी और अप्पा एक दूसरे से मिलते हैं। एक्चुअली मोकाशी जब सस्पेंड हुआ था तो अप्पा ने उसे काफ़ी सपोर्ट किया था। अप्पा मोकाशी को बताते हैं कि आयशा निर्दोष है, जिसके ऊपर मोकाशी उन्हें कहता है कि आयशा के बारे में या इस केस के बारे में कुछ भी ना छापे, इससे आयशा की जान को खतरा है। इसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और अगर उन्हें कुछ पता चल गया तो आयशा को नहीं छोड़ेंगे। मोकाशी को याद आता है कि जिस दिन सयाजी पाटिल की डेथ हुई थी उस दिन राव साहब को एक अननोन नंबर से कॉल आया था। बहुत ट्रैक करने पर उसे आखिरकार पता चल जाता है कि वो नंबर किसका था। वो नंबर था आनंद जय का। आनंद जय का नाम सुनकर सीएम और राव साहब दोनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आनंद सिर्फ एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं बल्कि उनकी पार्टी का बहुत बड़ा सपोर्टर था। आनंद को पता चल गया था कि पुलिस को उसके बारे में पता चला है, तो वो सुसाइड करने का प्लान बनाता है। लेकिन सुसाइड नोट में वो सब कुछ लिखता है कि किस तरह गांव की भोली भाली लड़कियों को यहाँ पर लाया जाता है और इस रैकेट में इन्वॉल्व किया जाता है, जिसके बाद वो लड़कियाँ किसी बड़े ऑफिसर्स या मिनिस्टर के साथ सेक्स करती हैं और उनका वीडियो बनाती हैं। और इतने पावरफुल होने के बाद भी कोई भी उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाता। इसमें बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स, पॉलिटिकल्स और कुछ ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं। आनंद उन सब के नाम जान रहा था, इसलिए वो सुसाइड नोट में सबके नाम लिख देता है और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। जिसके बाद वहाँ पर राव साहब आते हैं और उन्हें वो सुसाइड नोट मिल जाता है, जिसे वो प्रेरणा और उसके पति को दे देते हैं। एक्चुअली फारूक और किसी के लिए नहीं बल्कि यूसुफ के लिए काम करता था, इसलिए प्रेरणा यूसुफ को कॉल करती है। यूसुफ को जैसे पता चलता है कि उसके बारे में किसी को पता चल जाएगा, वो और निशा पार्टी बदल लेते हैं। जब सीएम सतीश नाइक को इस सब के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कि यूसुफ उनकी पार्टी का मेंबर होकर ये सब कुछ कर रहा था। उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। तो वही मोकाशी आयशा की बहन से कांटेक्ट करता है। उसे वो झूठ बोलकर बुलाता है कि आयशा का एक्सीडेंट हो चुका है। उसकी बहन वहाँ पर आती है तो मोकाशी उससे पूछताछ करने लगता है। वो बताती है कि वो एक छोटे गांव से बिलोंग करती थी।
वहाँ पर उसे एक लड़के से प्यार हो गया, लेकिन उस लड़के ने उसकी फ़ोटोज़ एडिट करके उन्हें न्यूड फ़ोटोज़ में कन्वर्ट कर दिया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। वो उसे रोज़ नए लोगों के पास भेजता। उसकी बहन इस सब से तंग आ चुकी थी। एक दिन हिम्मत करके ये सब कुछ वो आयशा को बता देती है, जिसके बाद आयशा उसे अपने साथ ही रखने लगती है। लेकिन जब उन लोगों की नज़र आयशा पर पड़ती है, तो वो उसे परफॉर्म करने के लिए एक बंगलों पर बुलाते हैं। फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं और उसे भी इस सब में इन्वॉल्व करने लगते हैं। दोनों बहनें इस सब से तंग आ चुकी थी। वो उनकी फ़ोटोज़ को उसके पापा के पास भेजते हैं, जिन्हें देखकर वो सुसाइड कर लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों गाँव छोड़कर भाग आए। आयशा ने अपनी बहन को पढ़ाई पूरी करने के लिए कहा और उसकी शादी करवा दी, लेकिन खुद इस दलदल में फँस गई। वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा था, इसलिए वो साइड बाय साइड ये भी कर रही थी ताकि कुछ पैसे मिल सके। लेकिन मोकाशी समझ नहीं पा रहा था कि सयाजी पाटिल का वीडियो किसने बनाया होगा, क्योंकि आयशा ने तो बनाया नहीं था। मोकाशी को याद आता है कि उस दिन वेटर भी उसके रूम में गए थे, जिसके बाद वो वेटर को पकड़ता है और उसके बारे में पूछने लगता है। तो एक वेटर बताता है कि वो खुद ही उस रूम में गया था। जब वो वहाँ गया तो वहाँ पर सयाजी पाटिल की लाश पड़ी हुई थी। वो डर कर बाहर की तरफ भागने लगा। जब वो दरवाज़ा बंद कर रहा था, तब वहाँ पर एक चीज़ उससे टकराई। वो चीज़ वो उठाकर अपने साथ ही लेकर आया। वो एक आउल का शोपीस था। मोकाशी जब देखता है तो समझ जाता है कि ये कोई शोपीस नहीं बल्कि हिडन कैमरा था। जिसके बाद वो उसे लेकर अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता है और देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर सयाजी पाटिल के रूम में क्या-क्या हुआ था। उस दिन उनकी पार्टी की कुछ मीटिंग हुई थी, जिसके बाद उन्हें मिलने एक आदमी आया था। एक्चुअली सयाजी पाटिल का जो दामाद था, उसका कहना था कि अगर वो मुंबई में कहीं पर बॉम्ब स्फोट कर देंगे और सामने वाली पार्टी पर नाम डाल देंगे, तो इलेक्शन से पहले उन्हें काफ़ी वोट मिल जाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि मुंबई में जल्द से जल्द एक बॉम्ब ब्लास्ट हो। ये आदमी वही था जिसने बॉम्ब बनाया था। वो कहता है कि वो लक्ष्मी नगर वाली भीड़-भाड़ वाले इलाके में बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, जिसमें कम से कम 25 से 30 लोग मारे जाएंगे और बहुत से लोग जख्मी हो जाएंगे। सयाजी पाटिल ये करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन कुर्सी पाने की ख्वाहिश उन्हें ये सब कुछ करने के लिए मजबूर कर देती है। मोकाशी जब ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ऐसे ही एक बॉम्ब ब्लास्ट में उसने अपनी वाइफ और बेटी को खो दिया था। सयाजी की जब मीटिंग खत्म हो गई तो वो रूम में अकेले थे, जिसके बाद वहाँ पर आयशा आई। आयशा और सयाजी के बीच में सेक्स भी हुआ और वीडियो कंटिन्यूअसली ऑन था। ये देखकर तो मोकाशी और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आयशा ने उससे कहा था कि उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था। एक्चुअली मोकाशी आयशा को पसंद करने लगा था। ये देख के वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आयशा से मिलने जाता है। तो वही हम देखते हैं कि यूसुफ प्रेरणा की पार्टी में आ गया था, जिसकी वजह से वो लोग इलेक्शन जीत गए थे और प्रेरणा अब नई सीएम बन गई थी, महाराष्ट्र की फर्स्ट महिला सीएम। मोकाशी आयशा के पास जाने से पहले इस वीडियो क्लिप को राव साहब को दे देता है। राव साहब जब ये सब कुछ सुनते हैं तो वो भी शॉक रह जाते हैं। जिसके बाद राव साहब वो वीडियो लेकर एक्स सीएम सतीश नाइक के पास चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मोकाशी आयशा के पास आया है और उसे डांट रहा था कि उसने उससे सच क्यों छुपाया। आयशा उसे बताती है कि उसे पहले कभी भी तकलीफ नहीं हुई कि वो क्या है वो किसी को बताने में, लेकिन मोकाशी को देखने पर उसे ऐसा लगा कि उसे नहीं बताना चाहिए। उसे लगा कि वो भी उसे गलत समझ लेगा। एक्चुअली आयशा भी मोकाशी को पसंद करने लगी थी, लेकिन मोकाशी को राव साहब ने कॉल करके बताया था कि उसे आयशा को ख़त्म कर देना है ताकि ये किस्सा ही ख़त्म हो जाए। मोकाशी आयशा को मारने के लिए गन निकालता है और उसे किस करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मोकाशी के घर के बाहर एक कार आई है। तभी मोकाशी के घर से 2 गोलियों की आवाज़ आती है, यानी कि शायद मोकाशी ने आयशा और खुद को दोनों को ही मार दिया। लेकिन वो दोनों मरे हैं या नहीं, ये हमें नहीं दिखाया गया। जिसके बाद हम देखते हैं सरकार फिर से पलट गई है और फिर से सतीश नायक ही सीएम बन चुके हैं, क्योंकि प्रेरणा की पार्टी वालों ने जो बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान बनाया था, उसका वीडियो उनके पास था। इसलिए प्रेरणा की पार्टी सतीश नायक की पार्टी के साथ मिल गई और सतीश नायक फिर से सीएम बन गए।
और यूसुफ और निशा भी सतीश नाइक की पार्टी में ही आ गए थे। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जब अप्पा उन जर्नलिस्ट को ये स्टोरी सुना रहे थे। वो कहते हैं कि उन्हें कुछ ठोस सबूत चाहिए होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें इन्वॉल्व है। ये सुनकर अप्पा कुछ लाने के लिए रूम के अंदर जाते हैं। वो एक बक्से में से कीज निकालते हैं और उसे उस जर्नलिस्ट को देने के लिए आ ही रहे थे कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। अगर अप्पा बच गए तो वो सबूत को उन जर्नलिस्ट को दे पाएंगे। अब क्या होता है ये सब कुछ हमें अगले सीजन में ही पता चल जाएगा। इसके बीच में ये बात बताना भूल गई कि जब मोकाशी आयशा को कोठे पर लेने आया था तो रत्ना उसे बचाने की कोशिश करती है, जिसमें वो सीढ़ियों से फिसल जाती है और उसे बहुत चोट लगी थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तो अगर सीजन 2 आ जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि सारे लोग एक्सपोज हुए या नहीं। वैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता कि सारे लोग एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग अक्सर एक दूसरे को बचा लेते हैं। तो इस सीरीज में एक डार्क साइड दिखाने की कोशिश की है। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये प्लैनेट मराठी पर अवेलेबल है, लेकिन इसमें बहुत सारी गंदी गंदी गालियां हैं, तो आप इसे फैमिली के साथ मत देखें। तो अगर आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।